लिए आए, कुछ सुनने के लिए आए, कुछ करने के लिए आए हैं। आप लोग थोड़ा चेयर भी इधर ला लो, नजदीक से, उधर से दिख नहीं रहे, मैं सुन सकते हैं, मेरे को भी दिखना चाहिए। आप लोग थोड़ा सामने आ जाओ। मुन्ने वड़क, मुन्ने आमट, हाँ ठीक है। इधर आ जाओ तुम लोग, इधर आ जाओ। समय बहुत हो गया है। अभी अपने विधायक साहब है, उइके साहब, वो बैठे हैं, और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष दादा है, वो बैठे हैं। मैं समझ सकता हूँ सुबह से आप लोग बैठे हैं और आप लोग थक गए होंगे, लेकिन क्या कर सकते, सब लोगों की अपनी अपनी तकलीफें रहती है, अपने अपनी बातें रहती है। चलो जल्दी बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ भैया। आप लोग ये चालू कर दो और आप भी इधर बैठ जाओ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। पूरे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लेबर कमीशन की रिपोर्ट बोल रही है, जिसको श्रम विभाग बोलते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 80% आदिवासी महिलाएं मजदूर है, पूरे मध्य प्रदेश में। यानी आदिवासियों के हर घर में मजदूर पैदा हो रहा है, डॉक्टर पैदा नहीं हो रहा है, इंजीनियर पैदा नहीं हो रहा है, टीचर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में मजदूर पैदा हो रहा है। ये इक्के दुक्के उदाहरण हो गए, उंगलियों में गिनने लायक, जहां आपको दिख रहा है कि आपके घरों में कोई डॉक्टर बन गया, एक आध बच्चे को नौकरी लग गई। अरे अब तो रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। जो बच्चे को बाप ने कर्जा करके इंजीनियर बनाया, वो बच्चा बेरोजगार हो गया, उसने बैंक से लोन ले लिया, बैंक का लोन भी फेर रहा है और बच्चा छाते पे बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, कोई नियुक्तियां नहीं हुई। और हमारे सब लोग मंडला जिले के, बालाघाट जिले के, सिवनी जिले के, महाकौशल का हाल बता रहा हूं मैं, उधर तो उससे भी ज्यादा बुरे हाल है। गुजरात बॉर्डर में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, भील आदिवासी, अलीराजपुर, ये जितने आदिवासी क्षेत्र है, इनको इन्होंने मजदूरों की मंडी बना दिया है। अब आदिवासी समाज नहीं रहता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आदिवासी समाज नहीं रहता है साथियों। ये लोग आपको आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं मजदूर है। आपको इन्होंने मजदूर बनाए और मजदूरी आपको बोल रहे कि नहीं नहीं, वो मजदूरों को लाना है कि तेरे को, जा मंडला चले जा, बालाघाट चले जा, सिवनी चले जा, छिंदवाड़ा चले जा, बैतूल चले जा। ये जो क्षेत्र है वो भी कौन से क्षेत्र का एड्रेस देते हैं? आदिवासी क्षेत्र का एड्रेस देते हैं। एक सर्वे हुआ, पूरे भारत में जितने लोग अलग राज्य से मजदूरी करने जा रहे हैं उसमें 80% आदिवासी है। 80% आदिवासी है। पहले बोलते थे कि हर एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर का था, लेकिन अब गलत, हर एक घर के बाद नहीं, हर घर में मजदूर मिल रहा है। अब आदिवासियों के घरों में डॉक्टर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में इंजीनियर पैदा नहीं हो रहा है,
आदिवासियों घरों में टीचर पैदा नहीं हो रहा है, आदिवासियों के घरों में मजदूर पैदा हो रहा है, यह सर्वे बोल रहा है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपका बच्चा ग्रेजुएट भी रहेगा तो मजदूरी करने जाएगा, और अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो उसको हम गोली मार देंगे नक्सलवादी बोल के। ऐसी क्या परिस्थिति है इस क्षेत्र में कि यहां से 2 किलोमीटर पे इन्होंने फोर्स लगा के रखे हैं। मलिक साहब, यहां से 2 किलोमीटर में इन्होंने आर्मी लगा दी है। पूरे देश की 65% आर्मी इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है। सेना कहां लगाई जाती है? सेना लड़ाई के बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां पे संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसी जगह पे सेना लगाई जाती है। जहां पे अशांति रहती है वहां पे सेना लगाई जाती है। लेकिन इन्होंने पूरे आदिवासी क्षेत्रों में पूरी सेना लगा दी है, इसकी कंटोनमेंट बना दी है। चाहे मंडला हो, बालाघाट हो, गढ़चिरौली हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह। साथियों, अभी वहां पुलिस काम नहीं कर रही है, अब वहां सेना काम कर रही है। पुलिस स्टेशन अगर सही रहता तो वहां पे तुम रिपोर्ट लिखा सकते हो। सेना के पास में, किसी सैनिक के पास में जाओगे तो क्या लिखाओगे? रिपोर्ट लिखा सकते हैं आप? इनसे पूछो सेना क्यों लगाया है भाई, अगला स्टेप क्या है? मैंने आज से 12 साल पहले यहां पर बोला था कि आने वाले समय में आदिवासियों की 1 लाख हेक्टेयर जमीन इंटरनेशनल जू के बाजू से, यानी कान्हा के बाजू से ये लोग माइनिंग के लिए लेंगे, और उन्होंने ले लिया। अब ये अदानी और अंबानी को पूरा क्षेत्र बेचने वाले हैं। केवल 6740 गांव बचेंगे बालाघाट जिले में। मैं आदिवासी गांवों की बात कर रहा हूं। इन्होंने बिगर पूछे, बिगर सम्मति के, बिगर ग्राम सभा के मंजूरी के आदिवासियों की जमीनों में उत्खनन शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो किसी से नहीं डरते हैं। वो हमारे विधायक से भी नहीं डरते हैं, हमारी ग्राम सभा से भी नहीं डरते हैं, संविधान से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, इस पे बात कर लो। आसन भाजन बाद में देखेंगे, इसको कैसे निपटाएंगे इस पे बात करो। हमारे बीच में अभी वकील साहब भी है, हमारे 2 विधायक हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं। कैसे बचोगे इससे? इसको कैसे हैंडल करोगे बताइए? कौन सा संगठन बचा सकता है तुमको, वो बताओ। तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा वो बताओ। ये इलेक्शन का मामला नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये तो तुम्हारी जिंदगी का मामला है। जहां पे तुम हजारों सालों से रह रहे हो, जहां पे तुम्हारे पुरखों की लाशें दफन है, वो जमीन पल में तुमसे छीन लेंगे 10 लाख रुपए में। जब 10 लाख में तू जमीन दे देगा तो शहर में 10 लाख में झोपड़ा भी नहीं बांध सकता है। खाना क्या खाएगा? जिंदा कैसे रहेंगे तुम? अभी मजदूरी भी नहीं मिलेंगी, सब काम मशीनों से हो रहा है। हमारा समाज जीवित कैसे रहेगा, इस पर विचारधारा करने के लिए बात होनी चाहिए, इस पर चिंतन करने के लिए बात होनी चाहिए। किसी को धर्म की पड़ी है, किसी को पार्टी की पड़ी है, किसी को संगठन की पड़ी है, किसी को नेता की पड़ी है, बस समाज की क्या? समाज का आदमी कैसे जिंदा रहेगा? तुम्हारे बच्चों को आने वाले समय में नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? आने वाले समय में जब तुमसे ये लोग जमीन छीन लेंगे, तुम जिंदा कैसे रहोगे इस पे बताओ। तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं, उसको बचेंगे कैसे ये बताओ। तुम्हारे 5वें अनुसूची का तुम अधिकार का बताते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, वो सुनते ही नहीं। कलेक्टर नहीं सुनता है, तहसीलदार नहीं सुनता है, एसडीओ नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता है। अरे जो लोकतंत्र की बात नहीं सुनते वो बोल रहे हैं तुमको कि तुम गैर लोकतांत्रिक हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। ऐसी परिस्थिति में कौन सी लड़ाई लड़ोगे ये बता दो, बस बात खत्म करो मीटिंग। मैं तुम लोगों से पूछने आया हूं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों को गोली मारेंगे तब क्या करोगे तुम? तुम्हारी आंखों के सामने जब तुम्हारे जमीनों को छीन लेंगे तब क्या करोगे तुम? क्या करोगे?
करोगे ये बताइए और मीटिंग खत्म कर दो आज की। क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसे लड़ोगे, कैसे बचोगे, इस पे बात करो। इस पे अगर बात करने के लिए तुम लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को सुनने आए वो गलत बात। कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत क्या है ये बताओ, तुम क्या सोच सकते हो उस पे बात करो। कोई रास्ता तो निकालो। समाज बोलते किसको है? 2 लोगों से 10 लोगों से जो काम नहीं हो रहा था, उतनी बड़ी लड़ाई लड़ना करके इतने सारे लोग आए हैं, इतने अलग अलग पार्टी के एमएलए आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हो मेरे भाई साहब, सब लोग अलग अलग राज्य से लोग आए हैं। इसलिए आए हैं कि यहाँ के लोग बचेंगे कैसे, ये मिलिट्री कैंप क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की बात क्या है, कौन से एरिया में लगा है, अभी तक के कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को तकलीफ हुई। मैंने बीच में सुना था कि भैया यहाँ के अधिकारी लोग हमारे सरपंचों को बांध के रखते हैं, रात रात भर बिठा के रखते हैं कि भैया तुम बयान दो, तुम एनएसयू दो कि तुम्हारे क्षेत्र में उत्खनन होना चाहिए, माइनिंग होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ वो वाटर का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। पिछले 17 साल में पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में आदिवासियों की 43% जमीन छीन लिए। कितने प्रतिशत? 43% जमीन आदिवासियों से छीन ली गई है। अरे ये जमीन किसकी है? इस देश का मालिक कौन है? मोदी है, अदानी है, अंबानी है, कोई और नेता है? आप इस देश के परमानेंट मालिक हो। ये आपकी जमीन छीन के आपको जमीन की मालकियत से अलग कर रहे हैं। तुमको खुल के आदिवासी नहीं बोल रहे, तुमको वनवासी बोल रहे हैं, जनजाति बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे, ढिकाना बोल रहे हैं। अबे तुम्हारी ओरिजिनल पहचान ही नहीं बोलना चाहते, वो ही नहीं बताना चाहते, तुमको खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब आपके इतिहास के साथ, आपकी संस्कृति के साथ, आपकी पहचान के साथ, आपके संवैधानिक अधिकार के साथ ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं। हर जगह आप गायब हो जाओगे, तब कैसे करोगे? कौन सा धर्म लिखोगे? उधर मुंडा बोलता मैं ये वाला धर्म लिखूंगा, उधर का भील बोलता मैं ये धर्म लिखूंगा, गोंड बोलता ये धर्म लिखूंगा, कोल बोलता ये धर्म लिखूंगा, नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी बोलता मैं ये धर्म लिखूंगा। अरे आज तुम संस्कृति के आधार पे एक जगह नहीं आए और कल तुमने धर्म लिख दिए अलग अलग, तो ये समाज एक जगह कैसे आएंगे? इस पे बात करो। आदिवासी संस्कृति जो है ये धर्म से पुरानी है। धर्म तो 5000 साल पुरानी घटना है। आदिवासी आदमी 20,000 साल पुरानी संस्कृति है भारत में आदिवासियों। मैं बार बार बोलता हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस देश में रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुआ था, ये जो भगवान आप बोल रहे हो ये पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी इस देश में रहता है। आप इस देश के मालिक हो, किसी देश का पहला आदमी है। आज आप पहले आदमी थे किसी समय, आज आखिरी आदमी भी नहीं रहे इस देश के। आपको इंसान मानने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। एक नया झगड़ा चालू हो गया, ट्राइबल वर्सेस टाइगर। या तो ट्राइबल जिंदा रहेगा या तो टाइगर जिंदा रहेगा। ट्राइबल यानी आदिवासी, टाइगर यानी शेर। या तो शेर जिंदा रहेगा या आदिवासी जिंदा रहेगा, ऐसी व्यवस्था लाए। काना में, पेच में हर 2 दिन में 4 लोग मर रहे हैं। मरने वाले आदिवासी और जो मजदूर दलित ओबीसी के लोग हैं, वो जो जंगल के किनारे में रहते हैं, वो लोग मर रहे हैं रोज। और उसकी जान की कीमत कितनी है? 8.5 लाख रुपए। शेर ने मार दिया, 8.5 लाख लेकर और सीधा घर लेके भाग जा। और शेर मर गया तो आपको 19 साल की सजा है। शेर मरेगा तो आपकी सजा 19 साल, और आप मर गए तो 8.5 लाख। ये औकात है हमारी, ऐसी औकात बना दिए। हमारी व्यवस्थाएं कैसी है? जो स्कूल आदिवासियों के चल रहे हैं, शासकीय स्कूल,
वहां का बच्चा एक लेटर नहीं लिख सकता, 10वीं क्लास का बच्चा, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है लेकिन एक लेटर नहीं लिखना आ रहा है उसको, और उसको पास करते जा रहे हैं ताकि वो जिंदगी में फेल हो जाए। ऐसी व्यवस्था है। गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही है। उनकी नीयत साफ नहीं है कि आदिवासी इस देश में बचना चाहिए। कुछ पार्टियां बोल रही है लेकिन पार्टियों की भी नीयत साफ नहीं है। वो भी खुल के आदिवासी उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट वाले उनको भी चंदा देते हैं। सब बंद है। ऐसे कचाटे में, इतने बड़े षड्यंत्र में फंस गया आदिवासी आज कि उसको निकालेंगे कैसे, इस पे बात करने वाले लोग नहीं है। ये जो मीटिंग रखे, ये रोशनी, ये जो बच्चे हैं यहाँ के सतीश, ये लोगों ने, मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं मलिक साहब आए करके मैं आया, मेरे को भंवरलाल दादा ने बोला दादा आप जाइए, वो रोज नहीं जा रहे। मतलब ठीक है भाई मैं भी जाता हूं। मैंने इनको पहले बोला कि भैया जो कार्यक्रम हो रहा है होने दो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या। मलिक साहब को आपने दिल्ली से बुला लिए, हरियाणा से वो व्यक्ति यहां पर आया है, उसका उपयोग क्या। क्यों बुलाए मलिक साहब को? देखने के लिए, बोलने के लिए? अरे उस आदमी का जो सुप्रीम कोर्ट में हर एक जज उनके नाम से डरता है क्योंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, खुली बात करते हैं। उनके वीडियोस देखने के लिए पूरे वकील खड़े रहते हैं कि ये व्यक्ति अभी क्या बोलेगा, अगला स्टेप क्या होगा। वैसे आदमी को आपने बुलाया, उसका उपयोग क्या है? कौन सी पिटीशन डालना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल करना चाहते हैं, उस पर बात करो। वो राजस्थान से एमएलए आया, राजस्थान से आ रहा है यहां पर, वो आपका क्या साथ दे सकता है? पार्लियामेंट में किस तरीके की आप भूमिका निभा सकते हो, उस पर बात करो। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप कौन सी बात रखेंगे, उस पर बात करो ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे। ऐसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। मजदूरी करने जाते हो, अभी जेल जाने की तैयारी रखो, अपने बाल बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो, क्योंकि आपने टंट्या भील का पुतला बिठाया है। कोई आबा बाबा किसी संत का नहीं, कोई भगवान का नहीं, ये मरना सिखाने वाला भगवान है। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था इस देश में। अगर ब्लाउज पहनती थी आदिवासी बाई तो उसको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिला ब्लाउज पहनती थी तो उसको टैक्स देना पड़ता था। ओबीसी महिला, गरीब महिला ब्लाउज पहनती थी, उसको टैक्स देना पड़ता था। कौन से देश में हुआ ऐसा? जो इस देश में हुआ है। उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले भगवान का नाम है भगवान टंट्या भील। उस लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा, उस लड़ाई को बाबूराव शेरमाके ने लड़ा, गुंडाधुर ने लड़ा। वो लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है। हमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनेगार जमात बोलते थे, चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, बैगा हो, परदान हो, कोई भी रहे। अगर वो आदिवासी ने कोई गुनाह कर दिया या गुनाह नहीं भी किया और उसको शहर में मार दिए तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती थी। क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनेगार जमात, आप लोगों को अगर मार देते थे तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं होती थी। वो लड़ाई भगवान टंट्या भील ने लड़ा। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। टंट्या भील ने यहां की हुकूमत को बोला, ब्रिटिश सरकार को, उनका बहुत वफादार साथी था रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू ने बोला कि भगवान, अपने लोगों को तो कोई पुलिस में भी नौकरियां नहीं मिल रही है, अपने को तो क्रिमिनल ट्राइब बोल रहे हैं, हम तो गुनहगार है, हमको सरकारी महकमे में नौकरियां नहीं मिलेगी। भगवान टंट्या भील ने बोला, जाओ बता दो अंग्रेज हुकूमत को, टंट्या भील को अगर पकड़ना चाहते हैं तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए। तो उन्होंने आदिवासियों को पुलिस में भर्ती किए। वहां से तुमको पुलिस महकमे यानी गवर्नमेंट नौकरियां मिलना शुरू हो गई। आप में कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ होगा, आज नौकरियां कर रहे होगे, ये टंट्या भील की देन है। वहां क्रिमिनल ट्राइबल बिल आपके हिसाब से डिनाई हुआ। आप लोगों को सेंट्रल सीपीएन बरार में जो अधिकार मिले, मध्य प्रदेश के भूमि के जो अधिकार मिले,
पहले आप भूमिधारी थे, जिसको भूधारक बोलते हैं, यानी भूमि को धारण करने वाला आदमी। तुमको भूधारक से भूमालक बनाने